नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं वो मुद्दा है सियासत में तू मैं। मृत्यु, संकट, निराशा और अवसाद से घिरे वातावरण में चारों ओर दुख व्याप्त है। एक बदहवास राज्य ने अपने लोगों को असहाय छोड़ दिया है। सोशल मीडिया और व्यक्तिगत संपर्कों की जगह आसन मौत से बचाने की गुहारों से अटी पड़ी है। मनोव्यथा अनजान लोगों को भी दुख की एक असाधारण अंतरंगता में बांध रही है। निराशा मर्मात्मक छवियों में लिपटी नजर आ रही है। आगरा में एक ऑटो रिक्शा में पति को जीवाने की पुरजोर कोशिश करती पत्नी, अपनी मृत दादी का शव लेकर कार से शमशान खोजने की जद्दोजहद करता पोता, नदियों में बहती लाशें, अपनी मां के लिए एक आईसीयू बेड का बंदोबस्त ना कर पाने में एक अक्षम बेटी की इच्छा मृत्यु को वैध ठहराने की अपील। मित्रों और परिवारों को स्मृतियां झकझोर रही हैं। वे आखिरी बातचीत को याद करते हैं और फ़ोन की संपर्क सूची में उन नंबरों पर नज़र डालते हैं जो अब स्क्रीन पर फिर कभी नहीं चमकेंगे। जैसा कि लेखक जॉन डिडियन ने लिखा है, जब हम किसी को खोने का शोक मनाते हैं तब हम खुद के बेहतर या बदतर होने का भी शोक मना रहे होते हैं। जैसे कि हम थे पर अब नहीं हैं, जैसे कि हम एक दिन बिल्कुल भी नहीं होंगे। निराशा ने उम्मीद को ढक लिया है। ये दुखों का गणराज्य है। चिताओं से उठते सर्पिल धुएं ने देश को घिनौनी असमर्थता में जकड़ लिया है। जितनी जिंदगियां खोई हैं वे बहुत भारी पड़ेंगी। लोगों को जो बात सबसे ज़्यादा परेशान करती है और करेगी वो है और मानवीय तरीके से हुई क्षति, जिसमें बेईमान राजनीति और व्यवस्था की उदासीनता ने उन्हें बेदम करके छोड़ दिया। लोगों का गुस्सा राजनीति बयानबाजी से बड़ा है। एक केंद्रीय मंत्री ने कहा, लोकतंत्र में हम चुनाव को नहीं रोक सकते। क्या चुनावी प्रक्रिया मतदाताओं को खतरे में डाल सकती है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से चुनावों को बीच में रोका गया है। 1991 के संसदीय चुनावों को रोक दिया गया था। दरअसल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 153 स्पष्ट रूप से कहती है, चुनाव आयोग इस बात के लिए सक्षम होगा कि वो उन कारणों के लिए किसी भी चुनाव को पूरा करने की अवधि को बढ़ा सकता है जिन्हें वो पर्याप्त समझता है। दुख को देखते हुए सवालों के जवाब मिलने चाहिए। क्यों और किसके चलते बेबसी के ये हालात पैदा हुए? दुर्भाग्य से ये सवाल राजनीतिज्ञों की तू मैं की दलील में खो गए हैं और इनका जवाब दावों और आरोपों के बीच फंस गया है। दावों को सत्यापित नहीं किया जा सकता और आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता। भारत और दुनिया को बताया गया है कि किसी ने भी लहर को आते हुए नहीं देखा है, कि कोई भी महामारी विशेषज्ञ या अध्ययन ने कोरोना की दूसरी लहर की भयावता का अंदाजा नहीं लगाया है। यकीनन किसी ने भी इसकी गंभीरता व तीव्रता, हर मिनट में 250 से अधिक मामले और लगभग 3 मौतों की भविष्यवाणी नहीं की थी। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि किसने और किस अध्ययन ने महामारी पर हमारी जीत की सूचना दी, खास तौर से स्वास्थ्य मंत्री के इस दावे की कि कोरोना का खेल खत्म। तथ्य ये है कि मामले मध्य फरवरी से ही बढ़ने लगे थे और वास्तव में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा था कि हमने दूसरी लहर का संकेत देखा है, लेकिन इसका पैमाना और इसकी तीव्रता स्पष्ट नहीं है। ऐसी अटकलें और रिपोर्ट भी सामने आई है कि कोविड टास्क फोर्स की महीनों से बैठक भी नहीं हुई थी और इन्हें किसी ने भी विश्वसनीयता के साथ मना नहीं किया था। प्रवक्ताओं ने हाफते हुए बताया कि अन्य देशों जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन ने प्रति 10 लाख मामले और मृत्यु के अनुपात के मामले में बदतर प्रदर्शन किया है। ये सच है, लेकिन पैमाना ये होना चाहिए कि एक राष्ट्र ने बुरा प्रदर्शन करने वाले दूसरे राष्ट्र ने उससे कितना बेहतर प्रदर्शन किया। क्या दूसरों की शर्मनाक विफलताओं पर हमें गर्व होना चाहिए? कुछ अन्य लोगों ने कहा कि चुनाव महामारी से अलग थे। उम्मीद है कि लहर का उभार उन्हें भ्रम से जगा देगा। तू मैं के दूसरे छोर पर विपक्ष की ट्रोल ब्रिगेड है, खासकर कांग्रेस, जो मुद्दों को भटकाने की आदत से अपनी अप्रासंगिकता को बढ़ा रही है। निश्चित रूप से नीति और वित्त पोषण का केंद्रीयकरण हुआ है। क्या ये बहाना बताता है कि जब दिसंबर और जनवरी में मामले घट गए थे तो क्या करने की ज़रूरत थी?
वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में राज्य 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि पर कुंडली जमाए बैठे थे। क्या राज्यों ने संसाधनों का उपयोग उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए किया था? दूसरी लहर ग्रामीण भारत को प्रभावित कर रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति को ही देखिए। वर्ष 2019 में भारत को 1,89,000 उपकेंद्रों की जरूरत थी, जिसमें से 1,57,000 उपकेंद्र ही थे। सामान्य रूप से सबसे बड़ा अंतराल उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और झारखंड जैसे गरीब राज्यों में है। प्रति व्यक्ति सेहत पर खर्च करने की स्थिति बहुत बुरी है। बिहार में 1,250 रुपये या उत्तर प्रदेश में 1,602 रुपये से मुश्किल से वैक्सीन के 2 डोज और शायद RT-PCR जांच हो पाए। केंद्र की उपेक्षा को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वैक्सीन खरीद की गड़बड़ी को ही ले लीजिए। पहली किस्त की मात्रा का क्या आधार था और फिर 28 अप्रैल तक ठहराव की सलाह किसने दी थी? अध्ययन से ये साबित होता है कि कम टीकाकरण वेरिएंट और संक्रमणों के लिए मैदान खुला छोड़ देता है, जिससे स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर बोझ बढ़ता है। हाँ, पिछले 7 दशकों से स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा हुई है, लेकिन इससे 2014 के बाद से आवंटन या निष्पादन की कमी ढक नहीं जाती। वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में सतत विकास के लिए पंचायतों को धन देने का वादा किया गया था। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के उद्देश्य से आकांक्षी जिले कार्यक्रमों को शुरू किया गया था। फिर भी अप्रैल 2021 में नंदुरबार में राजेंद्र भरूद का काम सफलता की अकेली कहानी ही क्यों है? आमतौर पर भारत में जवाबदेही की खोज बयानबाजी में खो जाती है। निजी सफलता या समाधान को व्यक्तिगत बनाने के लिए अवतार संस्कृति का मोहक आकर्षण अक्सर संस्थागत विफलता के रूप में सामने आता है। भारत इस तरह के बुरे यथास्थितिवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बेहतर कर सकता है और उसे करना चाहिए। ये था आज का मुद्दा। आप सब अपने परिजनों के साथ स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के संग से इजाज़त लेता हूं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।